26 number lecture, and here we discuss about techniques of purification. So the organic compounds which are obtained in nature, organic compounds obtained in nature are seldom pure. To purify them, we use several techniques. Number 1, crystallization. Number 2, sublimation. Number 3, distillation. Number 4, solvent extraction method, that is chromatography. So let's start with crystallization. So what we do in crystallization, here a given compound is mixed. A given compound is mixed in a solvent. Here is the solvent, and let's say this green is the organic compound. So organic compound is dissolved in this solvent, and then we heat this solvent and we heat this solution with organic substance, organic compound. So we are heating it. So after heating, we will cool down. We will cool it at room temperature. Cool it at room temperature and concentrate the mixture till concentration point is achieved. सो बेसिकली आपको एक जार लेना है जिसके अंदर आप सॉल्वेंट लेंगे और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, एंड देन आपको उसको हीट करना है. जैसे ही आप हीट करेंगे, कंसंट्रेशन पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशन के अंदर आपको समथिंग, कोई मटेरियल आपको नज़र आने लग जाएगा, कुछ नया बनेगा, एंड देन आपने उस सॉल्यूशन को कूल डाउन करना है, जिससे क्या होगा, वो और ज़्यादा बीच में जो मटेरियल होगा वो आपको कुछ हद तक आपको अच्छे से नज़र आने लग जाएगा. ठीक है. एंड देन आपको क्या करना है, आपको इस पूरे मटेरियल को फ़िल्टर आउट करना है. आपको बेसिकली ऐसे एक फ़नल लेनी है. ये आपके पास ऐसे फ़नल होगी और नीचे आपको एक स्मॉल बीकर रख लेना है. तो आप क्या करोगे, ऊपर से ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर फ़िल्टर पेपर लगा देना है. जैसे ही आप ये सॉल्यूशन डालोगे तो ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो यहाँ पर बना है वो यहाँ रह जाएगा, और जो ब्लैक कलर में जो मदर लीकर है वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. ये हमारे पास क्या बचेगा, मदर लीकर बचेगा. ठीक है. और साथ में ये हमारे पास क्या होंगे, प्योर क्रिस्टल्स आ जाएंगे, और इसके अंदर मदर लीकर के अंदर ही इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी. एंड लास्ट में आप क्या करेंगे, ये जो प्योर क्रिस्टल है आप इनको वाया फिल्टर पेपर्स, आप इसको विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर्स आप क्या करोगे, ड्राई दी क्रिस्टल्स. सो दिस इज़ द फिनोमिनन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फर्स्टली आप क्या करोगे, सॉल्वेंट के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करोगे. हीट करने के बाद आपने उसको कूल करना है. कूल करने के बाद जस्ट आपने फ़िल्टर करना है, और जो आपके पास फ़िल्टर आ गया, फ़िल्ट्रेट ये हमारे पास बना है जो प्योर क्रिस्टल्स हैं, आपने इसको फ़िल्टर पेपर की हेल्प से ही इनको ड्राई कर लेना है और उनका अमाउंट चेक कर लेना है कि आपको कितना वेट मिला है. ठीक है. इसके बाद हमें करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ crystallization.
सो क्रिस्टलाइजेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आएंगी, इम्प्योरिटीज़ वो या तो क्या होंगी, आइदर दे विल बी इंसोल्यूबल, वो इंसोल्यूबल होंगी, इंसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के अंदर वो इंसोल्यूबल होंगी। अगर तो वो इंसोल्यूबल है तो आप क्या करोगे, उसको रिमूव कर दोगे, रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जैसे ही आपको सॉल्यूशन के अंदर आपने मिक्स किया तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो मिक्स हो जाएगा और इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आप अलग से कर सकते हो। या क्या हो सकता है कि सॉल्यूबल हो सकती है, सॉल्यूबल हो सकते हैं इन सॉल्वेंट के अंदर। अगर तो सॉल्यूबल है डैट मीन्स वो मैक्सिमम सॉल्यूबल होने चाहिए, शुड बी मैक्सिमम सोल्यूबल, तो वो अच्छे से सोल्यूबल होने चाहिए ताकि वो रिमेन रहे, मतलब एज इट इज़ मदर लीकर, रिमेन इन मदर लीकर, तो वो मदर लीकर में ही रहने चाहिए। या तो इनसोल्यूबल हो तो उनको पहले निकाल लो, और अगर सोल्यूबल है तो वो अच्छे से सोल्यूबल होने चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, ये था हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये है क्या? अब आपको पता है, फ्रैक्शनल नाम से ही पता लग रहा है, तो बेसिकली मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। तो जैसे ये हमने क्या लिया, मिक्सचर मतलब एक मिक्सचर लिया है, डैट मीन्स हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सॉल्वेंट लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यहाँ पर एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो जब आप इसको हीट करोगे सेम वैसी जैसे आपने पहले किया था, फिर कूल करोगे, कूल करने के बाद आपको 2 तरह के यहाँ पर सब्सटेंस मिलेंगे। एक तो लेस सोल्यूबल कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, और एक मिलेगा मोर सोल्यूबल कंपोनेंट। जो मोर सोल्यूबल कंपोनेंट होगा, वो नीचे रह जाएगा इन मदर लीकर, और जो लेस सोल्यूबल होगा वो ऑब्टेन फर्स्ट, वो पहले ही हमें मिल जाएगा। बट ये प्रोसेस होगा कैसे है वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपने ये जार लिया, ठीक है, इसके अंदर मान लो, अब मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा देती हूँ। ये ग्रीन कलर में आपका एक कंपाउंड है और एक मान लो 2 ऑरेंज कलर में है। एंड देन आप क्या करोगे, आप कर रहे हो इसको हीट। जैसे ही आपने इसको हीट किया, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये मिक्स हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, हमने कहाँ तक किया, टिल कंसंट्रेशन पॉइंट अचीव। जब हमारा कंसंट्रेशन पॉइंट अचीव हो जाएगा, एंड देन हमने उसको क्या किया था, देन हमने उसको कूल किया। जब कूल किया उसके बाद हमने उसको एक फ़िल्टर फ़नल से की हेल्प से फ़िल्टर कर लिया। जैसे आप फ़िल्टर करोगे तो आपको अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर मदर लीकर आएगा, ये क्या है, मदर लीकर। ठीक है, आपने फ़िल्टर करने लगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने फ़िल्टर पेपर लगाया है और ये हमारे पास क्या है, फ़नल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक सब्सटेंस तो यहीं पर रह जाएगा और दूसरा ऑरेंज वाला मैं कहूँगी कि ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, लास्ट केस के अंदर सिर्फ ऊपर वाले हम यूज़फुल थे, नीचे वाले को हम वेस्ट कर सकते थे नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन में, लेकिन फ्रैक्शनल में ऐसा नहीं करेंगे। तो जो ऊपर मिलेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, लेस सोल्यूबल कंपोनेंट, और जो नीचे मिलेगा वो होगा मोर सोल्यूबल कंपोनेंट। गॉट इट? तो ये हमारा क्या था, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सो इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल्स की बात। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स, अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन की बात करती हूँ तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर एग्जाम्पल्स क्या हैं, या तो आप क्या करो, मिक्सचर ले लो, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड सैंड। तो आपको पता है कि सैंड तो वैसे ही नीचे बैठ जाएगी जब उसके अंदर पानी डालोगे। या फिर आप क्या ले सकते हो, इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फेरस सल्फेट। थर्ड, या आप क्या लोगे, बेंजोइक एसिड,
ठीक है, बेंजोइक एसिड ले लोगे इम्प्योर, तो ये सब आप ले सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, एग्जांपल आएगा मिक्सचर ऑफ Na2Cr2O7 और साथ में Na2SO4। तो इसके अंदर इस केस में जो Na2SO4 है वो हमारे पास क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा, लेस सोल्यूबल, और NO2Cr2O7 ये हमें बाद में ये मोर सोल्यूबल होगा। ठीक है, अब देखो लेस सोल्यूबल जो होता है उसके जो आपको क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स वो फर्स्ट मिल जाते हैं, शुरू में मिल जाते हैं। अब बात आती है कि इसका हम क्या करें, Na2CO3 का, Na2Cr2O7 का ये मोर सोल्यूबल होता है, इसके अंदर हम फिर से Na2Cr2O7 इसके अंदर हम फिर से फर्दर क्रिस्टलाइजेशन अप्लाई करते हैं, एंड देन हमें इसके get crystals of pure Na2Cr2O7। तो बेसिकली हमें फिर उसके बाद Na2Cr2O7 के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। अब ये यहाँ पर हमें क्या मिला, इस यहाँ पर हमने गेट मतलब हमने इसके क्रिस्टल्स यहाँ से हमें मिल गए, बट अब इसको फर्दर क्रिस्टलाइजेशन के अंदर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद बारी आती है सब्लिमेशन प्रोसेस की। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जब कोई सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड सीधा गैस में चेंज हो जाता है या गैस वाला सीधा सॉलिड में चेंज हो जाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिक्विड फेज, तो हम उसके अंदर ये सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि कैम्फर रिलेटेड जितनी भी कपूर रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर हम यही यूज़ करते हैं। मान लो हमारे पास कपूर क्या है, इम्प्योर है, तो हम क्या करेंगे, उसको चाइना डिश के अंदर लेंगे। ये मेरे पास चाइना डिश है और मान लो ये मैंने कैम्फर रख दिया, कैम्फर इम्प्योर। ठीक है, ये कैम्फर इम्प्योर है, नीचे से मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर हीट किया। हीट करने से पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर उल्टी करके इन्वर्टेड एक फ़नल लगा दी जाएगी, फ़नल, और यहाँ पर कुछ कॉटन प्लग लगा दिया जाएगा, मतलब कॉटन की हेल्प से इसको बंद कर दिया जाएगा। और थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पर कॉटन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कैम्फर जो है, कैम्फर यहाँ पर मिल जाएगा, कैम्फर प्योर, और लेफ़्ट यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी, लेफ़्ट विद इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ क्या हुई, नीचे रह जाएंगी और ऊपर कैम्फर हमारे पास आ जाएगा। तो आप कैम्फर को स्पैचुला की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था सब्लिमेशन का। इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स और भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कैम्फर का बताया है, तो और एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, बेंजोइक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, आयोडीन, नेफ्थलीन एट्सेट्रा। तो नेफ्थलीन भी आपको पता है कि घरों में इसकी नेफ्थलीन की बॉल्स डाली जाती हैं सिंक्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास आया सब्लिमेशन। एंड देन अब हम करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन के अंदर क्या करेंगे, जो पहले क्रिस्टलाइजेशन जैसे मैं बात की है, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, या अगर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की बात करूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था, तो दोनों ही केस के अंदर सॉलिड फॉर्म में आपको मिले थे। और अगर मैं बात करूँ सब्लिमेशन के अंदर, सब्लिमेशन में भी आपको सॉलिड नेचर में मिला था कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर मैं डिस्टिलेशन की बात करूं तो डिस्टिलेशन में हम बेसिकली सेपरेट आउट करते हैं लिक्विड्स को। तो बेसिकली लिक्विड को सेपरेट आउट करने का बेस्ट मेथड है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन
यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली प्योरीफिकेशन करेंगे एंड पहले उसको प्योरीफाई करेंगे एंड देन उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय दिस मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिक्विड को बॉईल करेंगे और फिर हम प्योर उसके वेपर्स ले सकते हैं एंड देन हम उसको कंडेंस करेंगे, कंडेंस किया और हमें प्योर लिक्विड मिल जाएगा उसी का ही। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। और डिस्टिलेशन भी फर्दर काफ़ी सारे टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले जो डिस्टिलेशन के टाइप्स की बात करूँ, एक है सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्ड स्टीम डिस्टिलेशन, फोर्थ वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो अगर मैं स्टीम डिस्टिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर हम जो टू लिक्विड्स लेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस, डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके अंदर सिंपल के अंदर एक तो डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर हम लेते हैं मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल ईथर एंड बेंजीन, ये एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर अगर देखोगे डाई इथाइल ईथर होता है, उसका 303 केल्विन टेम्परेचर है और इसका 353 बेंजीन का केल्विन टेम्परेचर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एसीटोन का 329 केल्विन टेम्परेचर होता है और ईथर का होता है 308 केल्विन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल डिस्टिलेशन थी। अब बात आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इसके अंदर टू लिक्विड्स लेने हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अब लेस देन 30 डिग्री सिंपल तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से स्टार्ट करना है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसमें भी सेम वही मेथड होगा, बट जो वेपर्स हमें मिलेंगे वो वेपर्स या तो क्या होंगे, लेस वोलेटाइल कंपाउंड के होंगे। लेस वोलेटाइल कंपाउंड मतलब जो जल्दी कम, लेस मतलब कम, वोलेटाइल मतलब ज्वलन मतलब जलना, जो बहुत जल्दी जले। ठीक है, लेस वोलेटाइल कंपाउंड मतलब ये हमें बाद में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। और एक और क्या मिलते हैं वेपर्स, या मिलते हैं मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के, जो सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये बेसिकली हमें किसके अंदर, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होते हैं ना, वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। सो बेसिकली हमें फ्रैक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया मेन बात कि सिंपल में ये होता है, फ्रैक्शनल में ये होता है, बट इनका प्रोसीजर कैसे है, कि सिंपल प्रोसीजर नहीं है, इस मतलब ऑपरेटर्स कैसे ज्वाइन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि लैब के अंदर आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क दे दी जाती है। राउंड बॉटम ऐसे करके आपको एक फ्लास्क दी जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पे वायर गॉज लगा के ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं। ये ट्राइपॉड स्टैंड लगाया और इन बिटवीन हमने ये फायर बर्नर लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हम फायर का अप्लाई करते हैं। और इसके बीच में हम क्या करते हैं, पोर्सलिन पीसेस डालते हैं, ठीक है, पोर्सलिन पीसेस डाल देते हैं। अब ये पोर्सलिन पीसेस क्या होते हैं, जो बेसिकली चाइना डिशेस होती हैं लैब के अंदर, वो पोर्सलिन की मिलकर बनी होती हैं। जब ये टूट जाती हैं तो उसी को ही छोटे पीसेस में यूज़ कर लिया जाता है। यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड डाल देते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। तो जो दोनों लिक्विड हैं उसका मिक्सचर डाल देंगे और इसको यहाँ से क्या किया जाएगा, इसके साथ अटैच कर दिया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको रिफ्लेक्स कंडेंसर भी बोला जाता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स कंडेंसर के साथ क्या होता है, यहाँ पर एक बीकर जुड़ा होता है
और यहाँ से एक इनलेट होती है और एक आउटलेट होती है। तो बेसिकली ये जो है हमारी टैप के साथ जॉइंट होती है पाइप। ये बेसिकली ऐसी पाइप होती हैं, ये पाइप ऐसी होती है जैसे जस्ट लाइक गैस पाइप, जस्ट लाइक गैस पाइप कह दें, और या फिर नॉर्मली जो घर पे रबड़ पाइप होती है, बेसिकली ये रबड़ की पाइप होती हैं। ये टैप के साथ जॉइंट है और ये जो है आउटलेट है इसका, ठीक है, आउटलेट है। अब क्या, यहाँ से जैसे ही फ्यूम्स आएंगी, ठीक है, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगी, यहाँ से ये ट्रांसफ़र करके आगे जाता है। जब ये आगे जाता है तो उस दौरान जो पानी का फ़्लो होता है वो यहाँ से अंदर एंटर होके, यहाँ से एंटर होके यहाँ से बाहर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या हुआ, हीट हुई, यहाँ पर क्या हुई, कंडेंसेशन हुई, वो हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक लिक्विड कुछ मिलेगा, यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें मिल रहा है। तो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें यहाँ पर मिल रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, मोर वोलेटाइल, सॉरी एक मिनट, मोर वोलेटाइल कंपाउंड हमें पहले मिल जाएगा, जिसका क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और बाकी वाला बीच में ही अभी पड़ा है, उसको हम फर्दर कर देंगे तो हमें बाद में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम मतलब अच्छे से दो कंपाउंड्स निकाल सकते हैं लिक्विड में, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक क्या था, ये हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की और एक सिंपल डिस्टिलेशन की मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बारी आती है स्टीम और वैक्यूम डिस्टिलेशन की। एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन अब आएगी स्टीम डिस्टिलेशन की। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने सैंपल लिया है, सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको हमने उसके वेपर्स जो होंगे, वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमने स्टीम का यूज़ करना है। जैसे ही उस स्टीम अप्लाई होगी तो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक और कंपाउंड और वाटर आ जाएगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वाटर इनसोल्यूबल। अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा, तो वो हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर जो हमें इनसोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं वही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या हैं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। बेसिकली यहाँ पर जो कंपाउंड होना चाहिए वो इनसोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर मस्ट। एंड एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एनिलीन, एसेंशियल ऑयल्स, नाइट्रोबेंजीन। एंड लास्ट में यहीं पर ही आपको लिख देती हूँ, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो हमने स्टीम डिस्टिलेशन करवानी है। और वैक्यूम के अंदर हमने क्या बेसिकली करना है, ये उन कंपाउंड्स के लिए होगा जिसके अंदर हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा और ऑल्सो डिसोसिएट एट दैट टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे वो टूट भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वैक्यूम डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, हमने दोज कंपाउंड्स लेने हैं, दोज कंपाउंड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, also dissociate at that temperature, और उस टेम्परेचर पर वो डिसोसिएट भी हो जाएं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे ग्लूकोल, ग्लिसरॉल, ये दोनों का मिक्सचर हम कर सकते हैं, और साथ में कंजर्वेशन ऑफ शुगर केन जूस, तो वो भी इसी मेथड से किया जाता है, ठीक है। अब बारी आती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्रोमैटोग्राफी देखते हैं। हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड
यूज़ करते कब हैं? ये हम तब यूज़ करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होते इन सॉल्वेंट्स। जो सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स नहीं होते हम उनके लिए यूज़ करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर बेसिकली हमने करना क्या है, ये डिस्कवर्ड किया गया था, टी.एस. वेट ने किया था डिस्कवर। तो ये कई सारे टाइप्स की होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर होता क्या एक्चुअल में लैब में, तो आपको एक जार दिया जाता है, एक जार होगा, लॉन्ग जार होगा, और इसके अंदर यहाँ पर एक सॉल्वेंट डाल दिया जाएगा जिसको इल्यूएंट भी बोला जाता है, इल्यूएंट। ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, एक पतली सी स्लाइड होगी, ग्लास स्लाइड। तो ग्लास स्लाइड के अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली ग्लास स्लाइड को डिप किया जाता है, डिप इन पीओपी सॉल्यूशन। तो पीओपी सॉल्यूशन के अंदर ओनली वन डिप आप करोगे। तो जैसे ही वन डिप करोगे तो कुछ यहाँ पर ऐसे आपको एक सॉल्यूशन लग जाएगा वाइट कलर का। ठीक है। एंड देन आपको इसको इस जार के अंदर अप्लाई करना है। इस जार के अंदर अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ तक पीओपी की लेयर लग चुकी है। आपको क्या करना है, पेंसिल की हेल्प से नीचे 1 सेंटीमीटर तक लाइन लगानी है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे लाइन लगानी है। और आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोबाल्ट आयंस है या फिर मैग्नीज़ के आयंस का कोई सॉल्यूशन है या कोई और फेरिक Fe3+ आयंस का कोई सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, कैपिलरी की हेल्प से इन सॉल्यूशंस के डॉट लगा दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से येलो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मान लो येलो है, ठीक है, और इसका मान लो रेड है, इसका मान लो ब्लू है। वैसे देखो रेड आयरन का होगा, तो मतलब कलर्स पे मत जाओ। ठीक है। तो क्या होगा कि डिफरेंट यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स लग जाएंगे। आपने यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स लगाए, थोड़े गैप के अंदर आप क्या करोगे, पॉइंट्स लगा दोगे। आप क्या देखोगे कि एक नीचे क्या था, नीचे तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, नीचे ये इल्यूएंट था ही हमारे पास यहाँ। ठीक है, इल्यूएंट था, इल्यूएंट। अब होगा क्या कि जो येलो कलर है वो राइज करके ऊपर जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास रेड कलर है वो भी कुछ राइज करेगा, और ब्लू कलर है वो भी राइज करेगा। आप प्लीज़, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। ठीक है। श्योर नहीं हूँ कि किसकी राइस ज़्यादा जाएगी, किसकी राइस कम जाएगी, बट आपको टेक्निक बता रहे हूँ, सिर्फ टेक्निक पे जाइएगा। तो टेक्निक देखिए कि ऊपर राइस करेगा, तीनों ही डिफरेंट राइस करेंगे। मैं यहाँ पर ना चेंज ही कर देती हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने यहाँ पर लो चेंज ही कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये A2+, B2+, C2+ मान लो मैंने कर दिया। ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग ही राइज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ से जो राइज़ हुआ है ये काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये X है, X सेंटीमीटर इसने राइज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने Y सेंटीमीटर राइज़ किया, और इसने मान लो Z सेंटीमीटर राइज़ किया। तो जितना जिसने राइज़ किया उसके हिसाब से हम उस पता लगा लेते हैं कि क्या है वो। ठीक है। हमारे पास थ्योरी होती है, हमारे पास डाटा होता है जिसकी हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि ये अगर इतना राइज़ करके गया है तो वो क्या होगा। ठीक है। अब क्या था, जब ये है इसके हमने ये जो स्लाइड थी इसके अंदर ये मार्क किए थे, इसको हमने जार के अंदर एक्चुअल में डाला था। ये जार के अंदर डाला हुआ था हमने इसको, ये जार के अंदर डाला था, तब ये जाके राइज़ हुआ। ठीक है। जैसे पानी होता है, पानी भी तो राइज़ ही करता है ना, तो वैसे ही अब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्वेंट भी राइज़ किया होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका था करने का। और जो ये स्लैब है, स्लैब क्या है, एडजॉर्बेंट, इसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होता है, वो सरफेस होता है जहाँ पर सरफेस वेयर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एब्जॉर्प्शन टेक्स
प्लेस। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि एब्जॉर्प्शन सुना हुआ है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है और एक होता है एडजॉर्प्शन। तो सेम ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ऑल ओवर बॉडी पे होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की कोई बॉडी ऑल ओवर होगा। लेकिन एड्जॉर्प्शन जो है वो ओनली सरफेस पे होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, अगर बात करें, आप स्पंज लेते हो, स्पॉन्ज को आप पानी के अंदर भिगोते हो, ऑल ओवर वो भर जाती है, स्पॉन्ज इन वाटर। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ एक्टिवेटेड चारकोल, तो वो क्या करता है, एड्जॉर्प्शन करता है, सिर्फ अपने सरफेस के ऊपर ही इम्प्योरिटीज़ को लेके आता है। अगर आप उसको रब कर दोगे, रब करने के बाद वो फिर से एज इट इज़ वही हो जाएगा। तो वो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर बड़ा फ़र्क है। तो एड्जॉर्बेंट की क्या है, जो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो एब्जॉर्प्शन लेकिन सरफेस पे हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड था क्रोमेटोग्राफी का। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट मोर एड्जॉर्ब हुआ है, मतलब ऊपर तक जो गया है, वो क्या होगा, लेस वोलेटाइल हम उसको मानेंगे, वो लेस वोलेटाइल होता है। और जो कंपोनेंट लेस एड्जॉर्ब हुआ, मतलब नीचे तक ही रहा है, लेस एड्जॉर्ब्ड, ठीक है, हम उसको क्या मानेंगे, मोर मोबाइल या फिर लेस वोलेटाइल नहीं, लेस मोबाइल मतलब जो मोर एड्जॉर्ब हुआ है। मोर एड्जॉर्ब का मतलब जो नीचे तक रहा है, और जो ऊपर तक गया है, मतलब मोबाइल उतना ही ज़्यादा हुआ है, तो कम एड्जॉर्ब तो कम हुआ ना वो, ठीक है। अगर कम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो तो जो नीचे ही रह जाता, अब वो ऊपर तक जा रहा है, डैट मीन्स वो ज़्यादा मोबाइल है, लेस एड्जॉर्ब है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास टेक्निक्स थी। और इन टेक्निक्स के अलावा इन टेक्निक्स के अंदर हम कोई बॉइलिंग पॉइंट और कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखते बेसिकली, क्योंकि हम कोई हीट नहीं करके देख रहे, कोई मेल्टिंग नहीं देख रहे। यहाँ पर क्या होता है, एक RF वैल्यू का यूज़ किया जाता है। RF वैल्यू क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर। ये क्या है, RF इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गिवन component upon total distance traveled by solvent। तो ये इसका है फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो कितना सॉल्वेंट से डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया वो हमने देखना है, और जितनी RF वैल्यू होगी उतना ही वो एड्जॉर्प्शन उसकी कम होगी। तो एड्जॉर्प्शन की वैल्यू और RF की वैल्यू है वो आपस में इन्वर्सली डिपेंडेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस